हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के फिजिक्स का पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो में बने रहें। मैं आज आप लोगों के लिए VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप सभी देख सकते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप क्वेश्चन है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जिसे हम 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। संकेत में यही पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, तो ये अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। मैं आप लोगों को सभी ऑप्शन नहीं बताऊंगा, इसके मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी और आप लोगों के पास उतनी समय है नहीं, समय आप लोग को लिए बचाना है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ये भी आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप कि ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों को भी ये पूछा जाएगा। तो देखेंगे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो इसके राइट आंसर देखेंगे तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, ये आपका प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये आपको बताना है। तो प्रकाश के परावर्तन के आप जान रहे हैं, तैयारी आप लोग अच्छे से अगर कर रहे होंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में आपको संबंध बताना है। तो इसका संबंध क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपको कैसा होता है, ये बताना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो आपको उत्तल लेंस। साइड मिरर के दर्पण में आपको दर्पण है, ये आपको हम किस दर्पण का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। तो साइड मिरर के रूप में आपके उत्तल लेंस, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ईंट है। ईंट क्या है, ये आपको बताना है। तो ईंट ये आपका अपारदर्शी पदार्थ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हमारी आंख जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। हमारी आंख जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या कहलाती है, तो वे आपके दीप्त या प्रदीप्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आपके दर्पण सूत्र होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है, तो ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएंगे वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं।
यानी दंत विशेषज्ञ यानी दांत के जो डॉक्टर हैं, ये दांत के डॉक्टर आपको किस दर्पण का उपयोग रोगियों को नाक कान गला देखने में करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस किसमें संभव है ये आपको बताना है। तो संयुग्मी फोकस जो है ये आपके अवतल दर्पण में ही संभव है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण क्या होगा, ये बताना है। तो ये आपका अवतल दर्पण होंगे। ऑप्शन देखेंगे, ये अवतल दर्पण है। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा लिखा गया है, ए के बाद बी होगा तब सी होगा। तो आप आंसर देखेंगे डायरेक्ट, इसका आंसर ऑप्शन यानी आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि किस दर्पण के सामने आप प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, चाहे जितनी भी दूरी पर खड़ा हो। आपका संभवतः दर्पण क्या हो सकता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर आपके समतल और उत्तल दर्पण है। जो आप कहीं भी खड़ा रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, वह दर्पण क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका दर्पण उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है ये आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है ये हमेशा आपके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है। ऑप्शन बी, ये भी ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा है, आप देख लेंगे इसको, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर से मतलब रखिए, परावर्तित होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ पर मिलती है या कैसी मिलती है ये आपको बताना है। तो इसके आंसर की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्या समतल दर्पण में, क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, हाँ या नो में जवाब देना है। तो नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए, यानी कहाँ पर वस्तु को रखा जाएगा कि प्रतिबिंब जो है ये आवर्धित काल्पनिक बनेंगे। तो आप आंसर बता सकते हैं। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे, फोकस के अंदर। ऑप्शन देख सकते हैं, फोकस के अंदर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन जो है आगे पीछे लिखा गया है क्योंकि आप लोगों के समय नज़दीक है, तो थोड़ा जल्दीबाजी में ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा ये बताना है। तो प्रतिबिंब जो होगा ये आपका उल्टा होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो आपके अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपका, कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो प्रकाश तरंग आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है।
अब देख सकते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है 31 में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ये बताना है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो हमेशा काल्पनिक होता है, देख सकते हैं ऑप्शन बी और हासी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, यानी जब वस्तु कहाँ होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित बनेगा। तो इसके राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या करती है। तो फोकस पर क्या करती है, अभिसारित होती लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि गोलीय दर्पण में दूरियां को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियां को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये बताना है। तो उसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और बराबर होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो हमेशा सीधा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो तीनों प्रकार के दर्पण से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएंगे उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बताना है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो परावर्तन कोण जो है ये आपके अपवर्तन कोण के बराबर होंगे। आप देख सकते हैं परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो, ऑप्शन देखेंगे 6 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है 47 में कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, ये बताना है। तो परावर्तन कोण क्या होगा, इसका परावर्तन कोण आपका 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है।
यथार्थ दर्पण वस्तु से 10 सेंटीमीटर और दूरी हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना पीछे हटेगा, ये आपको बताना है। तो प्रतिबिंब जो है ये आपका 20 सेंटीमीटर पीछे हट जाएगा, डायरेक्ट दुगना होता है। नेक्स्ट अगला है 50 नंबर की एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी आपकी -7.5 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पहला चैप्टर, यानी आप पहला चैप्टर का ये 50 VVI ऑब्जेक्टिव था। अब मैं आपको दूसरा चैप्टर की ओर लेकर चलता हूँ। देखेंगे दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसा है। दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लेंस में, पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा चैप्टर का। इसमें भी मैं आपको 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह भी VVI क्वेश्चन ही है, एक बार आप लोग जरूर इसको वीडियो को पूरा देखिए। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपको मैं बता दूं तो ये 2 होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की मैं बात करूं तो इसके 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यानी अवतल। अवतल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान क्या होता है। यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर देखेंगे कि आपका होता है साइन I बटे साइन R बराबर 1 नियतांक होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके राइट आंसर साइन I बटे साइन R आपको इसमें यहाँ पर होगा साइन I बटे साइन R। ऑप्शन देखेंगे ये थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप याद रखेंगे कि साइन I बटे साइन R बराबर 1 नियतांक होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अवतल 5 में कि अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर होता है। यानी आवर्धन बराबर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आवर्धन बराबर जो आपका होता है, ये होता है आपको V बटे U। V बटे U आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन को M से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, ये आपको बताना है। तो उत्तल लेंस का नियम है कि ये किनारे की अपेक्षा बीच में जो है ये आपका मोटा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखेंगे। किस बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखेंगे, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए, कांच प्रयोग होता है, जल आपका ये प्लास्टिक है और मिट्टी है। तो आप देखते हैं कि मिट्टी का हम प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब है, उत्तल लेंस में जब वस्तु का प्रतिबिंब तब प्रतिबिंब बनता है जब फोकस लेंस के बीच में रखी जाती है। अब बताएंगे उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रतिबिंब जो बनेगा तो वो फोकस और लेंस के बीच कहाँ पर रखी जाएगी। यानी फोकस और लेंस के बीच जब वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें बतानी है कि क्या होगी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है।
यानी प्रकाश के किसके कारण ये होता है, तो ये आपको अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसका प्रतिबिंब 2F पर बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको या कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपको डी वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, ये आपको बताना है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है या उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, तो ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो मैं अभी पीछे ही बताया हूँ मिट्टी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस वस्तु का बनता है, तो आपके किस यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे, ऑप्शन उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा कितना, ये बताना है। अपवर्तन कोण का मान जो होगा ये आपका 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन कोण का मान यानी कोणीय विचलन क्या होगा, ये आपको बताना है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका मान जो होता है आपका I माइनस R, ये होता है। राइट आंसर हो जाएंगे आपका I माइनस R। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है। यानी जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो क्या होती है प्रकाश, ये बताना है। उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वो जो है से बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित किनारे की ऊंचाई कैसी लगेगी, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर आपको हो जाएगा ज़्यादा। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई जो है उसको ज़्यादा लगेगी। अगला क्वेश्चन है 24 में, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, ये आपको बताना है। तो उसमें जो है आपका विचलन नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, पर पार्श्व विस्थापन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो ये आपके उत्तल लेंस ही बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये बताना है। यानी देखेंगे जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर का चाहे उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये आपको बताना है। तो ये प्रतिबिंब जो है आपका बनता है काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है,
तो प्रिज्म की तरह होता है, यानी प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। यानी तो प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आपको बताना है। तो ये आपको जो हो जाएंगे काल्पनिक और आवर्धित, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 में कहता है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यानी आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। किस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो अवतल लेंस को, ऑप्शन ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है, प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किसको कहते हैं ये बताना है। उत्तल लेंस किसको कहते हैं, जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा जो बीच में मोटा होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है, अर्थात ऐसा आप देख सकते हैं इसको किनारे में पतला है और बीच में मोटा है, तो इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 में कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, यानी कहाँ वस्तु रहेगी तो उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित होगा। तो इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार क्या है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि स्नेल का नियम जो होता है वो आपको न्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, ये स्नेल का नियम है। न्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर या साइन आई बटे साइन आर बराबर भी न्यू हो सकता है या एक नियतांक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। तो ये आभासी प्रतिबिंब का निर्माण जो है आपका उत्तल और अवतल दोनों लेंस से होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है, यानी लेंस की क्षमता P जो है ये किसके बराबर होता है, तो लेंस की क्षमता P जो है ये आपके 1/f के बराबर होता है, 1/f लेंस की क्षमता P यानी P बराबर पावर बराबर 1/f होता है। इसमें ऑप्शन यहाँ पर छूट गया, 1/f छूट गया है। अब देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे यानी डी, सॉरी इसमें ऑप्शन छूट गए हैं, इसका डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो लेंस की क्षमता आपको +5 डायोप्टर होगी। अगला क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये आपके 50 सेंटीमीटर होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है।
1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो आपको 1 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1/1.5 यानी 1/1.5। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता -5 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर +4 डायोप्टर होगी यानी +4D, ये डायोप्टर डी से होता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी है। क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो इसका फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी यह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों को फिर अगला चैप्टर लेकर आता हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखेंगे अब तीसरा चैप्टर, आप ही की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम आप देख सकते हैं, नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है कि आँख व्यवहार होता है, यानी आँख का जो व्यवहार होता है ये किस तरह का व्यवहार होता है ये आपको बताना है। तो आँख किस तरह व्यवहार करता है? ये आपके उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण आपका उत्तल लेंस से होता है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देख सकते हैं आप। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में आपको लाल रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 4 में कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के आपके लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग को हम क्या कहते हैं? तो उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को हम कहते हैं पुतली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश आपका कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो उस भाग को कहते हैं रेटिना। ऑप्शन आप यानी रेटिना हो जाएंगे आंसर। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर की दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? यानी दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका बता रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होगी?
सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मैं बता दूं, इसके राइट आंसर हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना और दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो पुतली से प्रवेश करता है। क्वेश्चन देखेंगे आगे, कहता है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 17 कहता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो इसके राइट आंसर आप देखेंगे बैगनी, बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 में कहता है कि श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग क्या होता है? ये आपको बताना है। तो इसकी किरण का रंग बैगनी रकम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से आकाश को देखने पर, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपको काला दिखाई देगा। ऑप्शन देख सकते हैं काला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो आपके लाल रंग में प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कहता है कि किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण अधिकांशतः अपवर्तन होता है किससे? ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण पर किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है? ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन देखेंगे डी नीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये बताना है। तो नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 27। ये भी आपका बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। कहता है आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखेंगे स्टूडेंट, इसका होता है निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 29। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे दूर दृष्टि दोष में बनता है। दूर दृष्टि दोष ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 में। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो ये आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जा रहा है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है आप देख सकते हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 में आपको राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएंगे अपसारी
सारी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 32 में कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो उस नेत्र में आपका दूरदृष्टि दोष होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, किसको देख सकती है, दूर की वस्तु को देख सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी लाल। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कहता है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं आप सभी खतरे के निशान के लिए हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो इसका रंग होता है बैगनी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन 37 में कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन कहाँ है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला देख सकते हैं आप सभी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 में कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो एक प्रिज्म में आपके 5 सतह होते हैं, 5 सतह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम विचलित होने वाला आपका लाल होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है, ये आपको बताना है। तो वह कौन सा रंग होगा, ये आपको बताना है। तो वो रंग होंगे आपके बैगनी रंग होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम दृष्टपटल कहते हैं, ऑप्शन डी देख सकते हैं आप, दृष्टपटल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने पर क्या होगा, ऐसा हो जाने पर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसा तभी होता है जब समंजन क्षमता जो है, ये आपका नेत्र का समंजन क्षमता हो तभी हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी पेशियां द्वारा, पक्षमाभी पेशियां द्वारा। अगला क्वेश्चन 47 देखेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से आपका निकट दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। प्रकाश के विभिन्न घटकों या विभिन्न तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। तो आप ये इसके राइट आंसर बता सकते हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे परिक्षेपण, यानी आपके ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रकीर्णन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये था आपको तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ। अब ये चौथा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा जो है ये किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है किलोवाट घंटा। तो इसके राइट आंसर 1 यूनिट हो जाएंगे, यानी 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 1 HP, जिसको HP को अश्व शक्ति भी कहा जाता है, ये किसके बराबर होता है। तो ये आपके 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो धारा मापने में आपको एमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है ये बताना है। तो 1 वोल्ट बराबर आपके होते हैं 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, यहाँ पर वाट लिखा गया, ये वाट होता है, ब में पेट नहीं चिराता, वाट होता है, वाट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये ऑप्शन आपको एक AL रहेंगे, एल्युमिनियम, और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। तो 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर, ये पावर 19 से आपका 1 प्रोटॉन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसके मैं आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर जो होता है वो आपका R बराबर V/I होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि R ओम प्रतिरोध वाले, यहाँ पर N है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, NR। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 14 में देखेंगे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी कुंडली के प्रतिरोध का ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ये R बराबर V/I होता है। ये आपको किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसके राइट आंसर मैं आपको बता दूं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन अगला देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित नहीं करता है पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को, यानी कौन निरूपित नहीं करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो होगा ये आपका होगा आई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर ऑप्शन सी है आई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार जो है ये किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार किसका बना होता है आप बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टंगस्टन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या है। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। तो किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 में कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा तो ये आपको बताना है। तो मैं इसको राइट आंसर आपको बता दूं 484 ओम, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें गतिशील कण कौन होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसको ई से सूचित किया जाता है, हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ठीक है, याद रखेंगे। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें गतिशील कण जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल को हम किस यंत्र से मापते हैं तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है, यानी एक चालक पदार्थ का नाम आपको बताना है कि कौन सा चालक पदार्थ है। तो आप इसके बता सकते हैं कि चालक पदार्थ कौन होते हैं, जिसमें आपको वहाँ पर ऑप्शन AL रहेगा। यह VVI क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि एक चालक पदार्थ आपका AL यानी एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 कहता है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है। अभी हमने पीछे बताया आपका कि किसी तार से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें गतिशील कण जो होंगे वो आपको इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 में करता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है ये आपको बताना है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश जो होता है वो आपका 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, जिसको C से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है तो एम्पियर होता है। एम्पियर जिसको A से सूचित किया जाता है, यानी एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जूल प्रति कूलम बराबर होता है किसके। जूल प्रति कूलम ये आपका किसके बराबर होता है तो ये वोल्ट के। जूल प्रति कूलम जो है ये आपके वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या है। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है, ये भी आपका वोल्ट, ये आपका वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का SI मात्रक भी आपका वोल्ट ही होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है वो किस ताप पर पिघलता है ये आपको बताना है। तो टंगस्टन जो है ये 3500 डिग्री C पर 3500 डिग्री C पर आपका पिघलता है। ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है। 1 कैलोरी बराबर
क्या होता है ये आपको बताना है। तो 1 कैलोरी बराबर, इसमें ऑप्शन मिस्टेक से छूट गया है, 4.2 जूल, 4.2 जूल ये आपका होता है, 4.2 जूल 1 कैलोरी बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस में धन प्लस या ऋण माइनस चिन्ह अंकित नहीं होता है, यानी कि प्लस और माइनस अंकित किस में नहीं होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिरोधक, इसमें प्लस माइनस चिन्ह का कोई महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन 35 में कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो ये आपका R बराबर V/I है, R बराबर V/I है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है। बैटरी से हम किस प्रकार की धारा प्राप्त कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो बैटरी से हम जो है दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं, दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन 37 कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निरूपित नहीं करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति कौन है ये आपको बताना है 38 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वो होंगे आपको IR²। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन 40 में कहता है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा क्या होगी, तो ये होगी आपकी 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है। आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 आपका कूलम सी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 42 में क्वेश्चन जो है आपका 42 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है। घरों में जो विद्युत परिपथ जोड़ी जाती है ये किस क्रम में जोड़ी जाती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, समांतर क्रम। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध जो है वो 30,000 ओम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर कहता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित क्या करता है ये आपको बताना है। तो वोल्ट प्रति ओम बराबर क्या होता है, यानी कि वोल्ट प्रति ओम बराबर क्या होता है, तो ये आपका ओम होता है, यानी ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन 45 में कहता है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो एम्पियर सेकेंड जो होता है ये मात्रक आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता है कि VI का नियम दिया, यानी V समानुपाती I है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, V समानुपाती I का नियम किसने दिए थे। V समानुपाती I का नियम किसने दिया था, ये आपको ओम दिए थे। ओम महोदय ने V समानुपाती I नियम दिए थे, यानी ओम का नियम होता है V समानुपाती I। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन करता है कि ओम का नियम का सूत्र, यानी ओम के नियम का सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि ओम के नियम का जो सूत्र होता है ये आपको V बराबर IR होता है, यानी V बराबर IR। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी बड़ी सा क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा करता हूँ। देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV
जीरो भी है, यानी यहाँ पर 0 वोल्ट है और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होगा। तो इसका अल्प मापांक जो होगा ये आपका 0.05 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में थोड़ी सी यहाँ पर पावर की जगह पर स्टार हो गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है। देखेंगे 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो आपका ये 2 एम्पियर होगा। 2 एम्पियर, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है 52 में कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी ये आपको बताना है। तो इसका मान जो हो जाएगा वो आपका 110 ओम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सभी गलत दिए गए हैं, 110 ओम होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55.2 और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपको 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो इसका विद्युत धारा का मान जो होगा ये आपका 2 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो भी आपका 110 ओम होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 110 वाट अंकित है। अब जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं, तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति जो होगी ये क्या होगी, तो 25 वाट होगी। अगला क्वेश्चन 57 में कहता है कि 100 वाट पर विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितनी होगी। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान आपका 0.4 एम्पियर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति 5/11 होगी, 5/11 एम्पियर है। तो आप बताएंगे कि इसमें कितना वाट का बिजली खर्च होगी। तो इसमें बिजली जो खर्च होगी आपका 100 वाट का खर्च होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 59, 100 वाट का बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा ये बताना है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कहता है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट 110 वाट है। अब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी ये बताना है। तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो होगी आपका 25 वाट होगी। तो स्टूडेंट ये था आपका विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन। अब मैं आपको अगले चैप्टर की ओर लेकर चलता हूँ। अब देखेंगे पाँचवा चैप्टर है जिसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसमें आपका क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है।
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो ये आप बताएंगे। बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है आपके दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो फैराडे महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है क्वेश्चन कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है ये आपको बताना है। तो डायनमो से जो है आपका दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है वो R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आपका R बराबर V/I होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अभी हमने आपको बताया कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं इसको छोटा करता हूँ। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है, तो ये आपका सूत्र होता है I/R²। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा है कि देख सकते हैं आप कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है, तो 220 वोल्ट होती है। 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है ये बताना है, तो बहुत अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होगी ये आपको क्या होगी, वेबर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है ये आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है ये आप देख सकते हैं, इसके एक ऑप्शन नीचे भी हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इसमें जो दी गई है 4 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं होंगे, यानी इनमें से कोई नहीं आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, नहीं जो होता है, बाकी ये सब मात्रक होता है, नहीं होने वाला इसमें से कोई नहीं है, मतलब सब होता है जो दिया गया ऑप्शन वो। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा इन 4 ऑप्शन में से किससे उत्पन्न होती है ये बताना है। तो विद्युत धारा जो है वो आपको डायनमो से उत्पन्न होती है, डायोड से नहीं होता है, टेस्ला से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो ये आपको जनित्र कहते हैं, जिसको डायनमो भी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस से जोड़ा जाता है ये बताना है। तो विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है ये आपको बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है ये आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये आपका उत्तरी ध्रुव से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कह रहा है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है ये बताना है। तो ये डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये आपके फैराडे ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाए जाते हैं? कौन से तार में स्विच लगाए जाते हैं ये बताना है। तो स्विच जो होता है यह हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जिसको अल्फा कण कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय दिशा क्या होगी? चुंबक का दिशा क्या होगी ये आपको बताना है। तो चुंबक की दिशा जो होगी ये ऊपरी मुखी होगी। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये काला होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय जो है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो ये विद्युत जनित्र होंगे। विद्युत जनित्र विभक्त दिक् परिवर्तन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विद्युत जिस यानी किसी हो गए यहाँ पर सॉरी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होती है, यानी क्या होती है ये आपको बताना है। तो सभी दिशाओं पर समान होता है या सभी बिंदुओं पर हम कह सकते हैं कि समान होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 में, लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जाना जाता है के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो ये आपको बताना है। तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं इसको छोटा करता हूँ। देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो आपको 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसी दिशा का संकेत करता है, यानी किस दिशा की ओर संकेत करता है? क्या संकेत करता है अंगूठा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में? तो ये बताना है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो अंगूठा जो दिशा को बताता है वो दिशा होता है बल का। ऑप्शन देख सकते हैं बल। अगला क्वेश्चन घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग में कितनी विद्युत की आपूर्ति की जाती है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं इसको छोटा करता हूं। तो देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार हैं, गर्म जिसको जीवित कहते हैं, ठंडा जिसको उदासीन कहते हैं, एक अर्थ जिसको भूयोजित कहते हैं। इन तारों के रंग क्या होते हैं ये बताना है। इन तारों का जो रंग होता है वो आपका सबसे पहला तार क्या है? गर्म तार। तो गर्म तार का जो रंग होता है वो आपका लाल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें लाल से शुरू कहाँ है ये आपका देख सकते हैं। गर्म तार का रंग लाल, उदासीन तार का रंग काला और जो अर्थिंग का तार होता है वो हरा होता है। अगला क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र रेखा की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो नर्म लोहे के छड़ का व्यवहार किया जाता है। नर्म लोहे के छड़ का व्यवहार हम चुंबकीय पदार्थ छड़ चुंबक बनाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है कि निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है ये आपको बताना है।
तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के केंद्रीय क्षेत्र रेखा पर केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है ये आपको बताना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होती है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। एसी और डीसी में एक अंतर बताना है। तो एसी और डीसी में अंतर क्या है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है ये आपको बताना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना देखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है आपका 39, हमारे मकानों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है ये आपको बताना है। तो हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो स्टूडेंट ये था आपका 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको 6ठा चैप्टर का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको दिखा रहा हूँ। तो देखेंगे स्टूडेंट, ये आपको 6ठा चैप्टर फिजिक्स का क्वेश्चन आपको आ गया। आप देख सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपका पहला क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन बता रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो ये प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये है सूर्य। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत में पवन की चाल जो हो वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तब जाकर हम विद्युत पवन से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो यूरेनियम चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे आपके बायोमास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किए जाते हैं, यानी जौर किस दिन नहीं कर सकते हैं ये होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, यानी किस दिन नहीं कर सकते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग। तो ये आपको बताना है किस दिन नहीं कर सकते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग। जिस दिन आपको बादल वाले दिन होंगे, जिस दिन बादल छाए होंगे उस दिन हम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा, यानी आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी ऑप्शन इसमें गलती है, मिस्टेक है। तो आपका ये होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय, आपका नाभिकीय ऊर्जा जो होगी ये आपका नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाकी आपके ऑप्शन में लकड़ी होंगे, गोबर गैस होंगे, कोयला होंगे, तो वो सभी होंगे। ठीक है, ये सब आपका है। ये ऑप्शन यहाँ पर 2 मिस्टेक से दूसरा ऑप्शन दिया गया है, गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बता रहा है क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आप कहता देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हो जाएंगे आपके यूरेनियम। जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है ये आपके गलत हैं ऑप्शन। यूरेनियम होंगे। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? तो न्यूट्रॉन के द्वारा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो सिलिकॉन आपका ऑप्शन देखेंगे। सिलिकॉन ये ऑप्शन बी है, यहाँ पर ये सी होगा। सिलिकॉन यानी सौर सेल बनाने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंट होते हैं? सोलर कुकर में जो बर्तन बनाए जाते हैं वो प्रायः किस रंग से पेंट किया जाता है ये आपको बताना है। तो सोलर कुकर के जो भाग होते हैं वो काला रंग से उसको पेंट किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो बताना है। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके नाभिकीय ऊर्जा हो जाएंगे। नाभिकीय ऊर्जा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण अधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर जो बनाई जाती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस होती है? तो ये आपको बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो होती है ये आपका CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन इसमें मिस्टेक से छूट गया है। तो CO2 आपका ग्लोबल वार्मिंग में गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो इसका वास्तविक स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 23 आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपको 24 में कह रहा है कि सौर ऊर्जा उष्मक का उपयोग क्या हो सकता है? यानी सौर ऊर्जा उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकती है किस दिन? तो बादलों वालों के दिन हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 में कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किस ईंधन का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आप 26 देख सकते हैं। यूरेनियम 235 U-235 का मतलब यूरेनियम 235 एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होती है। कौन सी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 931 म्यू MeV। अगला क्वेश्चन है 27 में LPG का मुख्य अवयव क्या है? LPG का मुख्य अवयव जो होता है ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप सभी याद रखेंगे। LPG का मुख्य अवयव। अगला क्वेश्चन 28 में कहता है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है।
जल का अर्थ इनमें से कौन है? तो हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा, वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं? तो ये जो आपका ईंधन उपयोग होता है ये जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? भू ऊष्मीय पंप जो है ये किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर देखेंगे, सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे विद्युत ऊर्जा। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स का पूरे VVI क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ, और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर आपको अगला वीडियो में आप लोगों को मोटिवेशन से मैं अगले वीडियो में अगला बुक का फिजिक्स का तो मैंने बता दिया, अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी बचा है, मैं उसका भी आपको VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।